सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भट्टाचार्य, आई वेलकम यू ऑन माई चैनल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो है वही हर बार की तरह न्यूमेरिकल्स। और ये वीडियो और इससे अगले आने वाली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे, काइनेटिक्स ऑफ मशीन्स, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन जो भी होगा, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। ठीक है, क्यों कवर करना है यार? क्योंकि इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चंस और कोलिशन के क्वेश्चंस। इसके बाद हो जाएगा। आज मैं आपको बेसिक मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा जो थोड़े टफ होंगे बट येट बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, तो उस पर हमें ध्यान देना है, मेहनत करनी है। ठीक है, और आज थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, जैसे आधे घंटे के अंदर मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स, इन सब के थोड़ी बहुत क्वेश्चंस करा दूंगा। अगले वाले जो वीडियो में आने वाला होगा उस पर हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा अगले 2 वीडियो में। ये वाला और अगले वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा अगर लेंथ अगर बढ़ा सकूँ तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी ग्रैस कर सकें। और सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें अपने, देखा होगा अपने वीडियो में कि आधे से 1 घंटे की वीडियो में हम क्या करते हैं, हम अपने वीडियो के लेंथ तो बढ़ा देते हैं पर कंसेप्ट हमें थोड़ा सा ज़्यादा तेज करना होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इंक्रीज़ कर सकें। आधे घंटे में 2 या 3 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हमें आगे और बढ़ाना होगा, स्पीड बढ़ानी होगी, अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ाना होगा। और आज मैं अपने फ्रेंड से एक किताब लाया हूँ आप सभी के लिए, ये विली गेट मटेरियल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है गेट, है पुरानी काफ़ी 2018 की, बट फ़ायदेमंद होगी आप सभी के लिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि मैं आज आपको इससे क्वेश्चंस कराऊँगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप इससे अभी क्वेश्चन मत करना, ये आपके लिए नहीं है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है। क्यों? क्योंकि अभी इस जो बुक है, ये जो बुक है, इसमें ज़्यादातर मेनली सिर्फ क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस और कंसेप्ट। तुम्हें अभी क्वेश्चन और कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें पूरा सोर्स चाहिए। सबसे पहले नोट्स सबसे पहले किताब पढ़ोगे, किताब से नोट्स बनाओगे, उसे ही ग्रैस्प करोगे, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि पूरी किताब क्या है, क्या रही है। उसके बाद इसमें जो समरी गिवन है तुम्हें उसकी, वो पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद तुम क्वेश्चंस पे आओगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने बस किताब छाप ली और उसके बाद क्वेश्चन करने पे आ गए, या तुम पहला स्टेप ही क्वेश्चन पे ले लोगे। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है, ना ही कभी होगा। वो फिर वही वाली बात है कि चलो यार आंसर देख लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसे कोई मतलब ही नहीं है फिर क्वेश्चंस करने का। तुम मतलब एहसान कर रहे हो अपने ऊपर कि हाँ हमने क्वेश्चन कर लिया। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अभी ये बुक मत लो। ठीक है, जब आपको लेनी होगी तब मतलब टाइम आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक किताब ले लो, जैसे इसमें सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आप उसकी कौन सी बुक लोगे, DS कुमार या RS खुरमी, वो ले लो, उसे पढ़ो अच्छे से। उसके अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन को, फिर आप इस बुक के साथ कंटिन्यू करो कि हाँ यार अब मैं इसे कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बुक पढ़ ली है, बुक के सारे नोट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, और ये तो आपसे कोई कह नहीं रहा कि आप एक दिन में, एक हफ्ते में पूरी बुक ख़त्म करो। 2-3 महीने लो अपना। ठीक है, 2-3 महीनों में उस बुक को अच्छे से ख़त्म करो। यार डेली के कम से कम 2 से 3 घंटे को तो दोगे ना, क्योंकि वो बुक भी कम से कम 800-700 पेजेस की होगी। और सिर्फ पढ़ना थोड़ी है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। नोट्स अगर बनाने की आदत है तो बना लो, नहीं बनाने की आदत तो और अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो तुम वही पॉइंट्स लिखोगे, क्या पता तुमने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा ना लिखा पहली बारी में। और नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या करने की आदत होती है, पूरी की पूरी बुक पढ़ लो एक और बार, टाइम वेस्ट नहीं होता यार। तुम्हें जो चीज़ें पता होती है वो और अच्छे से माइंड में पिक्चर हो जाती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें यही कहूँगा, सबसे पहले किताब खरीदो, किताब को अच्छे से पढ़ो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद पूरा समरी वमरी सब कुछ पढ़ने के बाद कि हाँ भाई दिमाग में बैठ चुका है, अब मैं इसके क्वेश्चन कर सकता हूँ। जब तुम पढ़ोगे ना, वो चीज़ अंदर से ही आने लगेगी कि यार मैं उसे कर सकता हूँ। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कॉन्फिडेंस होता है अंदर से ही आने लगता है, वो बाहर से कोई नहीं बोल पाता, अंदर से ही वो चीज़ एकदम इमिट होने लगती है कि मैं कर सकता हूँ इसे। ठीक है, फिर तुम इस बुक पे आओ, फिर तुम इससे क्वेश्चन करो। और जो हो रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं हो रहे उसके आंसर मत देखो, कल दोबारा ट्राई करो, 2-3 दिन लगातार ट्राई करो। अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे फिर देखो। ठीक है, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा। तो मैं अभी के लिए आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी आप ये बुक जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है वो ना ही ख़रीदें, अभी वो बुक से प्रैक्टिस करें। और इनकेस आपको जल्दी है कि यार ख़रीद के रख लेते हैं ये वो, तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं जल्दी से लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको आवाज़ दे रही माइक सही से लगाए। सबसे पहली चीज़ है फोर्स के बारे में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, बताऊंगा अभी सब कुछ बताऊँ, फोर्स, मोमेंट, जिसके बारे में आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मोमेंट, फोर्स, मोमेंट, इनर्शिया और
फोर्स मोमेंट इनर्शिया और सबसे मेन चीज़ लामिस थ्योरम। स्टार्ट करते हैं लामिस थ्योरम से। यार लामिस थ्योरम हमें क्या कहती है मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। लामिस थ्योरम सबसे पहले हमें ये कहती है कि अगर एक बॉडी पे 3 फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, F1, F2 और F3, तो ये सबसे पहली शर्त क्या होती है, ये जो तीनों फोर्सेज होंगे, ये 3 फोर्सेज मस्ट बी कोप्लेनर फोर्सेज, एक ही प्लेन में एक्ट करने चाहिए, कोप्लेनर फोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। और तीनों के तीनों फोर्सेज या तो ये इनवर्ड फोर्सेज होंगी तो ये अप्लाई होगा, इनवर्ड फोर्सेज बताता हूँ क्या होता है, अभी आप बस ये ध्यान रखो, या तो फिर आउटवर्ड फोर्सेज होंगी, ठीक है। इनवर्ड फोर्सेज का मतलब होता है या तो ये जो बॉडी है इस पर ऐसे करके फोर्स लग रही होगी, ऐसे करके फोर्स लग रही हो, ऐसे करके फोर्स लग रही हो, इसे कहते हैं इनवर्ड फोर्सेज, यानी कि जो तीर होगा ये अंदर की ओर जाएगा। इनवर्ड फोर्सेज, ये इनवर्ड, ये इनवर्ड, ये इनवर्ड, इसे कहते हैं इनवर्ड फोर्सेज। जो तीर होगा वो अंदर की ओर जाएगा, बॉडी की तरफ जाएगा, उसे कहते हैं इनवर्ड फोर्सेज। आउटवर्ड फोर्सेज बहुत सिंपल है, इसी को ही क्या करो, आउटवर्ड फोर्सेज बाहर निकाल दो इससे, इसे कहते हैं आउटवर्ड फोर्सेज, ठीक है। तीनों के तीनों फोर्सेज जो होंगे या तो वो तीनों अंदर जाएंगे या तो तीनों के तीनों बाहर जाएंगे, ठीक है। तीनों के तीनों अंदर जाएंगे या तो तीनों के तीनों बाहर जाएंगे, ठीक है, तब हमारा लामिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। बट अगर हमारा कोई ऐसा फिगर होगा, ये सॉरी, ये अंदर को जा रहा है, ये भी अंदर को जा रहा है, ये बाहर को जा रहा है ना, एप्लीकेबल नहीं है। या तो फिर ये बाहर को जा रहा है, ये जो है ये अंदर को जा रहा है, ये बाहर को जा रहा है, ऑल्टरनेट फोर्सेज अंदर बाहर नहीं चलेगा, तीनों के तीनों अंदर या तीनों के तीनों बाहर, ठीक है। ऐसे होता है लामिस थ्योरम को जो अप्लाई किया जाता है। अच्छा, मेन चीज़ ये तो हमने समझ ली कि कौन से केसेस में अप्लाई किया जाता है, तो हम अब ये भी समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो हम अभी सॉरी थोड़ा सा व्यू का दिक्कत आ गया था, इसलिए थोड़ी वीडियो हमें पॉज करनी पड़ी थी, नहीं पॉज तो नहीं, मतलब बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ, तो मैंने क्या बताया, लामिस थ्योरम क्या होती है, तीनों के तीनों फोर्सेज आउटवर्ड्स या तीनों के तीनों फोर्सेज इनवर्ड्स, ठीक है, उन्हें क्या होता है, उसके बेसिस पे हम लामिस थ्योरम को क्लासीफाई कर जाते हैं। अच्छा भाई, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर तीनों फोर्सेज लग रहे हैं बाहर, F1, F2, F3, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, F1, F2, F3 लग तो रहे हैं बाहर, तो क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ कि ये वाला जो F2 और F3 के बीच में एंगल होगा, इसे मैं अल्फ़ा मान लूँ, इसे मैं F1 और F2 के बीच में एंगल होगा ये और ये एंगल होगा, ठीक है, तो इसे मैं बीटा बना लेता हूँ, इसे मैं गामा बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसे लिखने का तरीका होता है F1 बाय इसके सामने वाला एंगल, F1 के सामने वाला एंगल क्या है, अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 बाय F2 के सामने वाला एंगल क्या होता है, बीटा, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू F3 बाई F3 के सामने वाला एंगल क्या है हमारा, F3 ये रहा, इसके सामने वाला एंगल गामा, साइन गामा। तो जो फोर्सेस ले रहे हो उसके सामने वाला एंगल वही होता है हमारा लामिस थ्योरम में अच्छे से लिखने का तरीका, ठीक है। समझ आई बात, क्या बताया मैंने कि एक सेकंड आपको, हाँ अब अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। मैंने ये बताया कि लामिस थ्योरम क्या होता है, लामिस थ्योरम हमारे लिखने का तरीका ये होता है, F1, ये देखो 3 कोप्लेनर फोर्सेज हैं, तीनों की तीनों आउटवर्ड फोर्सेज हैं, ये फोर्स है, इसके सामने वाला एंगल, ये फोर्स है, इसके सामने वाला एंगल, ये फोर्स है, इसके सामने वाला एंगल, इन तीनों को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही है, हाँ आनी तो चाहिए यार, एक सेकेंड इसे और अच्छे से लगा देते हैं। इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा, ठीक है। ऐसे करके हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली हमारी इक्वेशन लगानी है, ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा यार, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। F1, F2, F3 के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनर्शिया क्या होता है यार। इनर्शिया होता है हमारा वही, एक तो होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता है रेडियस ऑफ, खैर दोनों एक ही चीज़ है बट कॉन्सेप्ट अलग है। एक होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको बोला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, रेडियस ऑफ गायरेशन आई इज इक्वल टू mk², ठीक है। ये दोनों आपको सॉल्व करने को रहेगा, इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मोमेंट मैंने आपको बताया, मोमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को एकदम से पलट देना, यानी कि इसके अराउंड मोमेंट, किसी भी चीज़ में फोर्स लगाना तो वो पलट जाए, उसे मोमेंट कहा जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क,
मोमेंट को हम टॉर्क कंसीडर करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ, ठीक है। इसे लिखते हैं F क्रॉस आर इज इक्वल टू आई अल्फा। F cross R is equal to I alpha. F is force, R is perpendicular distance from the point of force, I is equal to moment of inertia, alpha is equal to angular acceleration, ठीक है। F cross R is equal to I alpha। और हमारा फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है यार, फोर्स देखो, फोर्स तो क्या मैंने आपको बताया था, एक पुश और पुल होता है। व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल दैट हेल्प्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि गेट पे भी लिखा रहता होगा कि जब कहीं दुकान पे जाते हो, किसी नाई या बार्बर की दुकान पे, यहाँ पे गेट को पुश करो। पुश यानी कि धक्का देना, पुश यानी कि धक्का देना, पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना, ठीक है। पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना, पुश यानी कि आगे को धक्का देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। पुश और पुल क्या होता है? एक ऐसे फोर्सेस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को मूव करा सकें। तो आई होप इतना सा समझ आया होगा। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम ज़रा क्वेश्चंस पे जंप कर लेते हैं यार, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, थोड़े एक कंसेप्ट बता देता हूँ सबसे पहले। पहला क्वेश्चन है, देखो अगर एक सीलिंग है, ये एक उससे बॉल, एक मास है m, ठीक है, रोप से, तो फोर्स क्या होगा? इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं है इस पूरे प्लेनेट पे। हमें पता है कि जो स्ट्रिंग है इस पे ऊपर वेट अभी लगा हुआ है, तो इसके ऊपर टेंशन T डेवलप होगा और डाउनवर्ड फोर्स mg। फ्री बॉडी डायग्राम पता है ना क्या होता है? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले मान लो अगर ये एक ऐसी सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग से ऐसे करके एक ऐसी रस्सी झूल रही है, इस पर अभी कोई वेट नहीं है तो ऐसी होगी। बट जैसे ही मैंने इसमें ऐसे वेट कनेक्ट किया 10 kg का मान लो, ठीक है, तो 10 kg का जो वेट है इसका, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? ऐसे ढीली ढाली से ऐसे टाइट सी स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टाइट सी स्ट्रिंग होगी, इसमें एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप, सॉरी कंप्रेसिव फोर्स नहीं, इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल फोर्स डेवलप होगा जिसे हम कहते हैं टेंशन। टी माने होता है टेंशन, ठीक है। टेंशन होता है हमारा एक किस्म का फोर्स, ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फोर्स होता है। क्या होता है हमारा? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, जो हम बैलेंस करते हैं इसे, हमारा लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। अगर बॉडी का वेट जो होगा वो टेंशन से ज़्यादा होगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगी ऑब्वियसली। अगर ये बाहर ज़्यादा होगा तो ये टूट जाएगी ना, ऐसे करके। और अगर टेंशन ज़्यादा होगा वेट से तो क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हैंग रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर टेंशन वेट के बराबर हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, जैसे कि अभी है। T इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। क्योंकि जब बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन, नीचे क्या लग रहा है? इसका खुद का वेट। तो T इज इक्वल टू W, और W इज नथिंग बट mg। ये तो हमें सबको पता ही है। W क्या होता है? वेट क्या होता है? मास इंटू में ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू में g, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ आ चुका है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ठीक है, अब हम जो आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, ये ध्यान रखना, ये तुम्हें कंपोनेंट्स के बेसिस पे बहुत काम आएगा। मान लो एक ऐसे करके कोई वो है, ये बनाओ, ये ऐसे बनाओ, ऐसे करके बना देता हूँ। चलो, ये है स्लाइडिंग फोर्स है कोई, जो पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन था, ठीक है, वही है। तो इसके ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके यहाँ की ओर जा रहा है तो इसमें कौन से फोर्सेस लगेंगे? सबसे पहले तो ये बताओ, ठीक है। इसमें आपके एक तो फ्रिक्शन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, नॉन फ्रिक्शन वाले भी आते हैं, वो तो बाद में देखी जाएगी। सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना यार, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। एक तो इसका जो एक चीज़ याद रखना, mg हमेशा नीचे लगता है, और ये जो होगा ये हमारा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये तो आपको पता होगा ना, ये आपने 11th-10th में पढ़ रखा होगा। आई एज्यूम कि आपने ये सब, मैं अज्यूम क्या, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। मुझे लगता है मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें 11th-12th पढ़ रखा होगा। 11th-12th में इंजीनियरिंग ली है तो ये सब पढ़ ही रखा होगा, उसी की बेसिस पे आप पास हुए हो, ठीक है। तो उसी की बेसिस पे आप सबको ये पता होगा कि फोर्स कैसे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो और अगर नहीं पढ़ा तो एक बार अपनी बुक्स खोल के देखो, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या फोर्सेज लगते हैं हमारे। या तो फिर मैं बता ही देता हूँ, चलो छोड़ो यार, क्या ही, क्योंकि अगर मैं यार अगर बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो शॉर्ट में बताने की कोशिश कर लेते हैं। जब बॉडी नीचे जाती है ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, इस पर फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है।
हमारा फोर्स एम जी ऐसे करके लग रहा है। इसमें ना ये जो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जब कोई भी चीज़ एंगल, ठीक है, तो आई हो, एक सेकंड इसे ज़रा सुपर जूम कर लेते। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है ये अच्छे से समझ आया कि थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हें मैथ्स पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा यार, थीटा 90 माइनस थीटा, अब पूरी चीज़ें बेसिक से आपको एलिमेंट्री मैथ्स पूरा ट्राइंगल्स का पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अब चलते बेसिक क्वेश्चंस पे, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए अब। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये एक रॉड है, ठीक है, इससे एक बॉल ऐसे, अरे यार, इससे जो एक बॉल ऐसे लगी हुई है और ये रहा ये एक थ्रेड, तो हमें क्या बताना है, हमें रिएक्शन फोर्सेस बताने हैं और टेंशन बताना है थ्रेड में। ये बॉल है यार, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, थोड़ा काम चला लो, ठीक है। ये है हमारा थ्रेड या रोप मान लो इसे, कुछ भी मानो यार, फ़र्क क्या पड़ने वाला है। ये वॉल है और ये बॉल है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है आर है, ये रेडियस भी, ये जो लेंथ है ना, ये भी हमारा एल इज इक्वल टू आर, और ये जो है ये भी आर है, ठीक है। तो इसमें ज़रा दिमाग लगाओ काम कैसे करेंगे, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है टेंशन इन द रोप, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बतानी है, रिएक्शन फोर्स, ये जो वॉल से फोर्स इसमें आ रहे ऐसे करके लग रहा है, रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल, आर डब्ल्यू मान लो इसे, ठीक है। मैंने तो ये रेडियस आर डब्ल्यू लिखी थी, ठीक है। तो अब इसे चलो सॉल्व करते हैं। ये यार क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, इसमें तुम्हें करने की कुछ नहीं ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक चीज़ दिख रही है, ये देखो बॉल है, ये देखो, ये इनमें और इसमें कितना फ़र्क है, ये वाला अच्छा लग रहा है ना। अगर इसमें टेंशन लग रहा है यूँ, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वाला ये वाला कंपोनेंट होगा, ये थीटा है ना, हाँ ये थीटा दे रखा है, ठीक है, और एक होगा ये। तो ये जो अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो टी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, टी का को थीटा के साथ कॉस थीटा, टी का साइन थीटा, टी साइन थीटा, ठीक है। और नीचे इसका मेरा क्या रहेगा, एम जी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये तुम्हारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एम जी और साइन टी साइन थीटा, टी ये रहा तो साइन थीटा इधर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिख दूंगा, और टी कॉस थीटा हमारे किसके बराबर होगा, इस पर क्या फोर्स लग रहा है, एक और, ठीक है, एक और इस पर जो फोर्स लग रहा है ये ऐसे करके लग रहा है, इस पर आर डब्लू, निकल गई दोनों चीज़ें, क्या ही करना था, दोनों चीज़ें निकल गई। बट यार थीटा, अभी थीटा कैसे निकालेंगे उसका भी समाधान है। देखो अब तुम जो समांतर फोर्सेज है ना, जैसे कि ये वाले जो इक्वलेंट है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल, उन्हें इक्वेट कर दो, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। और क्या करना है हमें, पहला इक्वेशन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ डब्ल्यू, दो चीज़ें आ गई, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब निकल गया। अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालोगे, ये तो मैं दिख रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये तो तुम समझ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ यार, कभी कभार इतना अच्छा, कभी कभार एकदम गंद, ठीक है। ये है ए बी सी, इतनी सी जो लेंथ है वो आर दे रखी है, और ये जो है एल इज इक्वल टू आर, यानी कि ये पूरी लेंथ क्या होगी, टू आर, ठीक है। ये थीटा दे रखा है मुझे, ये क्या दे रखा है, ये भी आ रहा है, तो कॉस थीटा तो मेरा निकल जाएगा, कॉस थीटा की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा के लिए ये वाला एंगल चाहिए, कोई बात नहीं, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज थ्योरम वाला लगाओ, पाइथागोरस जो भी है वो लगाओ, उससे निकल जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस आर बाय हाइपोटेन्यूज टू आर,
क्या होगा cos थीटा 1/2, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, cos थीटा 1/2, हाँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ये जो थीटा है इट इज़ नथिंग बट 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा यार, ये 4² माइनस r², ये √3 आ जाएगा। तो साइन थीटा कितना आएगा, √3/2 ऑब्वियसली। ठीक है, तो कितना आ गया मेरा, ये पहला स्टेप करो तो t इंटू में √3/2 इज इक्वल टू mg, या फिर w ही लिख दो अच्छा लगेगा। तो t इज इक्वल टू 2mg/3, 2mg/√3। ठीक है, तो t कितना आ गया मेरा, टेंशन इन द वो आ गया 2w/√3, 2/√3 इंटू में w, ये आ गया पहला स्टेप। दूसरा t cos थीटा इज इक्वल टू w, t क्या आ गया 2w/√3 अभी निकाला, इंटू में cos थीटा क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू r और w, रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल। तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कटा w/√3 इज इक्वल टू रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल। ठीक है, ये देखो इतना आसान क्वेश्चन था। हमने इसमें क्या किया मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड यार, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। हाँ देखो इसमें हुआ क्या, एक जो बॉल है उसे हमने क्या किया, उसके सेंटर से इसको ऐसे रस्सी से इस दीवार से बांधा एक पॉइंट से, फिर से बॉल के सेंटर से बांध दिया और ऐसे करके छोड़ दिया। हमें बताना है कि इस रोप में कितना प्रेशर लग रहा है, इस रोप में क्या दबाव लग रहा है कि इसने इस बॉल को ऐसे करके पकड़ रखा है, और जो रिएक्शन ऑफ द बॉल को मिल रहा है ना, मतलब ये दीवार जो है ये कितना इस पर धक्का लगा रही है। जैसे ये देखो मैंने इस डस्टर को इस पर ऐसे करके लगा रखा है, तो ये यहाँ से ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड से जो इसके ऊपर ऐसे करके फोर्स लग रहा है ना, वाइट बोर्ड से जो ऐसे करके इसके ऊपर उल्टी दिशा में फोर्स लग रहा है, वो बताना है हमें। एक चीज़ और बताना है कि जो टेंशन में जो फोर्स लग रहा है ना, ये वाला, ये जो रस्सी दिख रही है ए सी, ये वाली जो रस्सी है इसमें कितना फोर्स लग रहा है वो हमें बताना है। तो वो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट्स देखे। हमें पता है ये रोप है तो इसमें टेंशन लग रही होगी, तो ये रहा टेंशन, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक थीटा और एक 90 - थीटा। इसे कैलकुलेट कर लिया एंगल के बेसिस पे। अगर फिजिक्स करनी है तो मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, खासकर एंगल के बेसिस पे। ये तुम्हें कैसे भी करके, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ऑब्वियसली, किसी भी चीज़ का सक्सेस में शॉर्टकट नहीं है, दिमाग लगाना ही पड़ता है। ठीक है, टी कॉस थीटा, देखो टी एंगल हमें थीटा दे रखा है तो ये रहा थीटा, तो ये 90 - थीटा हो गया, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता है, दिख ही रहा है, ये पूरा 90 होता है ना, तो ये 90 - थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, ये 90 - थीटा। ठीक है, तो टी का थीटा के साथ टी कॉस थीटा, टी का साइन थीटा के साथ टी साइन थीटा। अब हमें देखना है कि यार ये जो बॉल है इसका एक भार जो है वो मेनली तो नीचे ही लग रहा होगा ना, वो तो हमारा डब्ल्यू या फिर एम जी कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको इतना कर समझ आया होगा यार। इसमें करना क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो बॉल है ये दीवार से टंगा हुआ है। ठीक है, एक हुक से दीवार से लगाया, ठीक है, दीवार से एक हुक से कनेक्ट किया, फिर बॉल से सेंटर से करके जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो बॉल है, मान लो ये डस्टर जो है ना, डस्टर ऐसे करके दीवार पे लगा हुआ है, तो हमें ये बताने पहली चीज़ कि दीवार डस्टर से, सॉरी ब्लैक वाइट बोर्ड से कितना फोर्स डस्टर की ओर ऐसे करके लग रहा है, मतलब ऐसे इन द डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके लग रहा है। दूसरी बात हमें क्या बताना है, ये जो रस्सी बंधी हुई है या जो ये रोप है, इससे क्या टेंशन डेवलप हो रहा है, बॉल का वेट क्या है कि इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा, यानी कि फोर्स बताना है रोप में कितना लग रहा है। छोटी बात हमें अगर बात करें तो हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले हमें इसमें फ़ोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ना सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस बॉल में फोर्सेस कौन से लग रहे हैं। अगर सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हमें दिख रहा है यार रोप से ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, रोप से कनेक्टेड है यानी कि इसमें टेंशन फोर्स लग रहा होगा। यार एक रस्सी जो होती है वो एक ही साइड से बस टेंशन में ही नहीं होती, वो पूरे उसमें पूरे लेंथ में वो यूनिफॉर्म टेंशन में डिवाइड होती है। अगर मैं इसे सिर्फ इस लेंथ को ऐसे करके खींचूँ, ठीक है, सिर्फ यहाँ और यहाँ पे टेंशन नहीं डेवलप होगा, बीच में भी होगा, हर एक पॉइंट पे सेम फोर्स डेवलप होता है। तो वही रस्सी के साथ होता है। ठीक है, रबर बैंड खींच के देख लो, हर एक पॉइंट पे सेम फोर्स डेवलप होगा, सिर्फ उसी पे नहीं जहाँ से खींच रहे हो, तभी तो वो टूटता है। समझ आई बात। तो ये पूरी रस्सी में यूनिफॉर्म टेंशन डिवाइड होगा हमारा। तो यूनिफॉर्म टेंशन डिवाइड होने के बाद ये जो टी फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये हमें थीटा दे रखा है, तो टी का थीटा के साथ कंपोनेंट क्या होता है, ये पूरा 90 डिग्री होगा ना। ये इसके दो कंपोनेंट अगर मैंने क्लासीफाई किए, टी ऐसे जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, इसका कंपोनेंट ये होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा थीटा के साथ
और ये होगा 90 माइनस थीटा। तो टी का थीटा के साथ कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी का साइन थीटा के साथ कंपोनेंट टी साइन थीटा, 90 माइनस थीटा टी साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, ये हम दोनों फोर्सेस तो हमने करके देख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिख रहा है कि यार जो बॉल टंगा हुआ है उसका भी कोई वेट होगा, और वेट तो हमेशा नीचे ही एक्ट करता है क्योंकि हम ग्रेविटी अर्थ है, सॉरी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ वेट तो नीचे ही एक्ट करेगा ना। तो वेट जब नीचे एक्ट कर रहा है तो डब्ल्यू वो किसके बराबर होगा, टी साइन थीटा हमारा एम जी के बराबर होगा। मैंने तुम्हें क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करो वर्टिकल वर्टिकल को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को एक साथ इक्वेट कभी कर ही नहीं सकते, ये लॉज ऑफ फिजिक्स को वैलिडेट नहीं करता। तो वर्टिकल वर्टिकल फोर्सेस टी साइन थीटा एम जी के बराबर होगा, टी कॉस थीटा आर डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने लिख दिया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। टी कॉस थीटा है क्या, टी का कॉम्पोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टी साइन थीटा है क्या, टी का कॉम्पोनेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आर डब्ल्यू, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आर, व्हाट इज आर डब्ल्यू, इट इज द रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द वॉल टुवर्ड्स द बॉल। मतलब ये जो हमारा लड्डू ओ सॉरी बॉल है, इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे करके मिल रहा है, रिएक्शन ऑफ द वॉल। अब हम क्या करेंगे यार, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। अब यार अगर मैं टेंशन निकाल दूँ, आर डब्ल्यू निकाल भी दूँ, निकाल तो देंगे ही, बहुत आसान है कंपेयर करके कैसे भी करके। बट हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये थीटा के फॉर्म में आएगी, पर मुझे थीटा चाहिए नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है ए बी सी, ये जो लेंथ है सी ए सी का, ये इतना सो लेंथ जो हमें यहाँ तक है ये रेडियस का है, और उसके बाद जो ये लेंथ है वो एल है, और एन किसके बराबर है, रेडियस के ही बराबर है दोबारा से। तो आर प्लस आर टू आर, ठीक है, ये पूरी लेंथ ए सी हो गई हमारी टू आर। ये देखो मैंने अलग से ट्रायंगल बना रखा है, तो टू आर होगा, और ये जो बेस है ये पूरा भी हमारा डिस्टेंस आर ही होगा, क्योंकि यार दीवार से लगी हुई है तो ये पूरा डिस्टेंस ऑब्वियसली आर ही होगा ना। तो ये पूरा डिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, आर होने के बाद बस इससे ही काम हो जाएगा, तो मैं रूट से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पाइथागोरस लगा के। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा आर, हाइपोटेन्यूज क्या है टू आर, तो कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर बाई टू आर, 1/2, और कॉस थीटा 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पे, बस थीटा आ गया हमारा 60। अब लगा दो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन 60 इज इक्वल टू एम जी। साइन 60 क्या होता है √3/2, तो टी इंटू में √3/2 इज इक्वल टू एम जी। टी निकाल दो क्या आ जाएगा 2mg/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना तो आता है ना 2mg/√3। सिमिलरली टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, टी हमने निकाल रखा है 2mg/√3, तो टी की जगह डाल दो, डब्ल्यू डाल दिया मैंने, एम जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ना, वेट और वो एक ही बराबर होता है, एम इंटू जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो टी 2w/√3, 2mg/√3 या 2w/√3 एक ही बात है, इंटू में 1/2 लिखा क्योंकि मैंने cos 60 लिया है। ठीक है, लिया क्या है हो अभी इस लॉजिक से अभी निकाला ही है, थीटा 60 डिग्री है, तो cos 60 1/2 इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। बस इसे आ गया हमारा w/√3। तो इसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको ये सवाल पूरा अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, और मुझे अगली वीडियो में भी आपसे क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। और दोबारा से बोलता हूँ, इन केस आपको कोई डाउट आए या कुछ भी आए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी कहीं पे, और कहीं लगा कि मैंने लैग कर रहा हूँ या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में इससे भी एक टफ लेवल का न्यूमेरिकल होगा, इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।